गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जीवन के 3 डोमेन की संकल्पना पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग 5 जगत प्रणाली का अध्ययन किया था। जीवन के 3 डोमेन की संकल्पना में कार्ल उज ने सन 1990 में जो 5 जगत प्रणाली थी उसके ऊपर 3 डोमेन का निर्माण किए और सभी जीवधारियों को 3 डोमेन में बांट दिए। इन्होंने कार्ल उज ने क्या किया, मोनेरा को तोड़ करके 2 डोमेन का निर्माण कर दिया। मोनेरा जगत जो था 5 किंगडम सिस्टम में, उससे इन्होंने 2 डोमेन बना दिया। एक डोमेन यूबैक्टीरिया और दूसरा डोमेन आर्किबैक्टीरिया। और इसके अलावा शेष जो 4 जगत थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इसे इन्होंने जगत यूकैरिया में रखा। यूकैरिया में कौन कौन से थे? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। ये चारों जगत डोमेन यूकैरिया में रखे गए और मोनेरा को तोड़ करके या विभाजित करके 2 डोमेन बने, जिनका नाम यूबैक्टीरिया और आर्किया रखा गया। इस वर्गीकरण का या इस बंटवारे का जो आधार था वो 16S आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए का मतलब क्या है? राइबोसोमल आरएनए। उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के आधार पर ही कार्ल उज ने यूबैक्टीरिया, आर्किया तथा यूकैरिया को अलग अलग किए। अब आते हैं लक्षण देखते हैं हम। यूबैक्टीरिया की क्या विशेषता होती है? यूबैक्टीरिया और आर्किया दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आद्य प्रिमिटिव टाइप की कोशिकाएं होती हैं। इनमें झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग तथा केंद्रक कला का अभाव होता है। यूबैक्टीरिया और आर्किया दोनों ही प्रोकैरियोटिक हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, इसे समझ लेते हैं। यूबैक्टीरिया में ऐसे मोनेरन्स को रखा गया है जिनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकान पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकान प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ यूबैक्टीरिया। जो यूबैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकान पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकान 11 में जब हम लोग पढ़ रहे थे, बताया गया था कि जीवाणु की कोशिका भित्ति में एक हेट्रोपॉलीमर से बनी होती है। उस हेट्रोपॉलीमर का नाम है पेप्टिडोग्लाइकान। इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड होती है। पेप्टिडोग्लाइकान जो है नाग और
नाम का बहुलक होता है नान यन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, नाम यन एसिटिल म्यूरानिक एसिड से मिलकर के बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकान यूबैक्टीरिया की कोशिका वृत्ति में पाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग आर्किया की तरफ भी ध्यान देते हैं। इनमें पेप्टिडोग्लाइकान अनुपस्थित होता है। आर्किया की कोशिका वृत्ति में पेप्टिडोग्लाइकान नहीं पाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, यूबैक्टीरिया जो होते हैं इनकी कोशिका कला में अनब्रांच फैटी एसिड पाया जाता है। अशाखित वसीय अम्ल कहां पाया जाता है? यूबैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ईएम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो आर्किया होते हैं इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्रांच फैटी एसिड, ब्रांच फैटी एसिड प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आर्किया की कोशिका कला में शाखित वसीय अम्ल पाया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, यूबैक्टीरिया में ये एंटीबायोटिक के प्रति संवेदी होते हैं। यूबैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति क्या होते हैं? संवेदी होते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इन्हीं पदार्थों को हम कहते हैं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। तो जो यूबैक्टीरिया होते हैं ये एंटीबायोटिक के प्रति संवेदी होते हैं, अर्थात एंटीबायोटिक के प्रयोग से इनकी वृद्धि को रोका जा सकता है। लेकिन आर्किया जो होते हैं ये एंटीबायोटिक के प्रति संवेदी नहीं होते हैं, अर्थात जिन एंटीबायोटिक से यूबैक्टीरिया की वृद्धि को रोका जा सकता है या यूबैक्टीरिया को मारा जा सकता है, उस एंटीबायोटिक से आर्किया की वृद्धि को न तो रोका जा सकता है न ही मारा जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये एंटीबायोटिक के प्रति संवेदी नहीं होते हैं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, जो आरएनए होता है, यूबैक्टीरिया का आरएनए दूसरे प्रकार का होता है, जबकि आर्किया का आरएनए दूसरे प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में 4 महत्वपूर्ण अंतर हैं। ये इनके लक्षण भी हैं, अंतर भी है, इन्हें आप याद रखें। यूकैरिया इन दोनों से भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है? क्योंकि यूकैरिया की कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं, केंद्रक भी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, न्यूक्लियस जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, 80S प्रकार के राइबोसोम भी 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जबकि इन दोनों में राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। यूबैक्टीरिया और आर्किया के जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं? 70S टाइप के होते हैं, और यूकैरिया का जो राइबोसोम होता है वह 80S टाइप का होता है। इसके अलावा जिन एंटीबायोटिक के प्रति यूबैक्टीरिया संवेदी होते हैं, उन एंटीबायोटिक का असर यूकैरिया के ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये 3 डोमेन की संकल्पना है जिसे कार्ल पूज ने दिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पाठ्यक्रम में है
वह है द्विपद नाम पद्धति, नामकरण की द्विपद नाम पद्धति का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं नए जुधारी की खोज के बाद सबसे बड़ी समस्या उसको एक उचित और सही नाम देने की है। आलू, आप जानते हैं हम लोग जिसे आलू कहते हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे वहाँ पर उसका नाम कहीं और कुछ है, दूसरे प्रदेश में वह दूसरे नाम से जाना जाता है, दूसरे देश में उसका नाम कुछ और है। तो अलग अलग स्थान पर जाने पर जुधारियों का नाम अलग अलग हो जाता है। तो वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के निराकरण के लिए सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर के जुधारियों के नामकरण की एक संहिता का निर्माण किए और उसी संहिता के आधार पर सभी जुधारियों का नाम रखा जाता है। पौधों के नामकरण के लिए ICDM इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसी तरीके से जंतुओं के नामकरण के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, विषाणुओं के लिए इसी प्रकार से इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर और जीवाणुओं के नामकरण के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। इसी संहिता पर जुधारियों का नामकरण निर्भर करता है। जो रूल्स, जो क्राइटेरिया इसमें दिए गए हैं, इन्हीं क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए नए जुधारी का नाम रखा जाता है। तो नामकरण की जो वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति है, जिसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं, कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सर्वप्रथम इसका जिक्र किया था। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? लिनियस ने किताब लिखा था, उसकी बुक का नाम था सिस्टेमा इसी बुक में इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जिक्र किए थे। इस पद्धति के अनुसार किसी भी जुधारी का नाम दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। प्रथम शब्द वंश कहलाता है तथा दूसरा शब्द जाति। और लिखते समय वंश को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रारंभ करते हैं, जबकि जाति नाम को लिखते समय स्मॉल लेटर से प्रारंभ करते हैं। जैसे हम देखते हैं आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है, तो इसको लिखने के लिए इस तरीके से लिखेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर यम को अगर इस्तेमाल कर देंगे, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है यह उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उस संहिता के हिसाब से वंश का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर आई को कैपिटल कर देंगे, स्पेलिंग सही होते हुए भी यह नाम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है, लिखते समय जब भी वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो उसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है, वंश और जात दोनों के नीचे। लेकिन यदि कंप्यूटर पे लिखते हैं
मोबाइल पे लिखते हैं या मशीन से छपाई होती है तो अंडरलाइन के बजाय उसे हम इटैलिक्स, तिरछा एक ऑप्शन आप कंप्यूटर में देखे होंगे रहता है बोल्ड अंडरलाइन करने का, इटैलिक्स, तो आप टाइपिंग में इटैलिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन हैंड राइटिंग में जब भी कोई वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसके नीचे निश्चित रूप से अंडरलाइन करते हैं। अगर अंडरलाइन नहीं किया गया है तो वह नाम गलत होगा। और बोर्ड की परीक्षा में जब किसी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है तो आपने अगर अंडरलाइन नहीं किया है तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। भले से आपकी स्पेलिंग सही हो, आपका नाम सही हो, लेकिन फिर भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जब भी कोई वैज्ञानिक नाम लिखेंगे उस वंश और जात के नीचे अंडरलाइन अवश्य करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण चीज, जब भी किसी नए जुधारी की खोज होती है उसका नामकरण होता है, चाहे जिस भी देश में हो, लिनियस के सम्मान में उसे लैटिन भाषा में बदल दिया जाता है। वैज्ञानिक नाम हमेशा किस भाषा में होते हैं? लैटिन भाषा में। और कभी कभी वैज्ञानिक नाम के पीछे जिस वैज्ञानिक ने उस स्पीशीज की खोज सर्वप्रथम किया है उसका नाम भी जोड़ दिया जाता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, पूरा नाम नहीं, संक्षिप्त में लिखा रहता है। लिन का मतलब कि इसकी खोज कैरोलस लिनियस ने किया था।